हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शुभम सिसोदिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ये स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोगों को भीड़ को देख पा रहे होंगे। दरअसल ये है नेपाल की घटना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेपाल के भूतपूर्व राजा हैं और अभी इस नेपाल की जनता के द्वारा इस जो राजा हैं ये इनका समर्थन किया जा रहा है और इनसे ये मांग करी जा रही है कि वापस से ये आके जो अपना गद्दी है या फिर जो सरकार है उसका संचालन करें। दरअसल आप लोग जानते हैं कि समय के साथ जो राजशाही है, अभी आधुनिक समय पर हम जाने तो ज़्यादातर लोग लोकतंत्र को पसंद कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि नेपाल की जनता अभी डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रही है। नेपाल की जनता वापस से फिर से चाहती है, नेपाल की वही जनता जिस जनता ने विद्रोह करके राजतंत्र को समाप्त किया था, वही जनता फिर से ये चाहती है कि जो पुराने राजा थे वो वापस से आके शासन को संभालें। इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, बहुत कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का आखिरी हिंदू जो राजशाही एक देश था वो किस तरह से उनका पूरा जो कहानी थी, किस तरह से वहाँ पर जो राजशाही थी वो समाप्त हुई थी, किस तरह से महल में नरसंहार हुआ था। और हम ये भी जानेंगे कि अभी जो जनता है वो डेमोक्रेसी की बजाय राजा का शासन क्यों मांग रही है, क्यों ऐसी जो डिमांड्स हैं वो भर के आ रही हैं। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमारे कुछ जो ज़रूरी सूचना है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई के लिए हमारे जो सभी प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का जो ऑफर है उसको लाइव कर दिया गया है। साथ ही आपको 6 महीने का एक्सटेंशन कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड किया जाता है। इन कोर्सेज में आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सेट, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर यहाँ पर मिल जाती हैं। बैचेस के बारे में बात करें, आगाज 2027 के लिए हमारा बाइलिंगुअल बैच है, शुरू हो चुका है। प्रारंभ हमारा हिंदी का बैच है वो भी शुरू हो चुका है। आरंभ हमारा 2026 के लिए बैच है वो भी शुरू हो चुका है। इग्नाइट भी हमारा शुरू होने वाला है। SHUBH शुभ 50 ये कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही जो लोग यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने का अंतिम मौका है 9,999 में। आप इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, हम जानेंगे पूरे मामले की अभी प्रेजेंट में सारी चीजें क्या चल रही हैं और पहला इनका जो इतिहास था वो इतिहास का क्या रहा था। देखिए, राजशाही वापस लाने की मांग करने वाले ये जो हजारों लोग हैं, ये रविवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, इन राजा का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इतिहास के क्रम में इनका नाम याद आएगा। ये काठमांडू की सड़कों पर इतने लोग आ गए, यानी कि राजा के स्वागत में, राजा के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर के आ गए। ये जो संख्या है हजारों नहीं बल्कि जो राजा के समर्थक हैं उनके द्वारा संख्या को लगभग लाखों में, लगभग 4 लाख की जनसंख्या बताई गई है। राजा के समर्थकों के द्वारा ही ये नंबर दिया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग राजा का समर्थन करने के लिए यहाँ पर रोड्स पे आ गए। इन लोगों की मांग ये थी कि राजशाही को या तो फिर से स्थापित किया ही जाए, लेकिन नेपाल में हिंदू धर्म की भी जो राज धर्म के रूप में स्थापना है वो वापसी हो। जैसे नेपाल पहले जो पुराने समय पर जब राजशाही वहां पर थी तो हिंदू एक जो राष्ट्र हुआ करता था। तो इन लोगों की मांग ये भी है कि ये राजा वापस से तो सत्ता संभालें, लेकिन अगेन पहले की तरह ही जो हिंदू राज्य है वो वापस से स्थापित हो नेपाल के अंदर। ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन ऐसा समर्थकों के द्वारा बताया गया कि एयरपोर्ट के अलावा जो अन्य पूरे बाहर जो भीड़ थी, जो रोड पर आई थी, वो लाखों की संख्या में थी ना। यहाँ पर हम देखेंगे ज्ञानेंद्र शाह यानी कि जो राजा थे, ये अभी जो इनके जो स्वागत में ये जो लोग आए थे, इन्होंने राजा के लिए शाही महल खाली करो ऐसे कुछ नारे भी इनके द्वारा लगाए गए। राजा वापस आओ और देश बचाओ, हमारे प्यारे राजा अमर रहें, हम राजशाही चाहते हैं, ऐसे सारे जो नारे हैं इन लोगों के द्वारा इनके समर्थन में यहाँ पर लगाए गए। इससे पहले पोखरा में भी ऐसे बहुत सारे नारों के साथ में पूर्व राजा का भव्य स्वागत इनका करा गया था। यानी कि ये चीज तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है कि राजा का समर्थन जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है जनता के द्वारा। लोगों ने राजशाही के समर्थन में नारे लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ भी नारेबाजी करी। केपी ओली अभी वर्तमान में शासक है नेपाल के अंदर, उनके खिलाफ नारेबाजी करी, यानी कि उनका समर्थन नहीं, अभी राजा का समर्थन चाहती है जनता। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसी जनता ने जो राजशाही है, इसी जनता ने राजशाही का विरोध करके वहां पर लोकतांत्रिक जो शासन की स्थापना है वो कराई थी, लेकिन अभी जनता फिर से राजा की मांग कर रही है। केपी ओली प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र शाह को चुनौती ऑलरेडी देख चुके हैं, चैलेंज कर चुके हैं कि अगर वो राजा फिर से शासन करना चाहते हैं। वर्तमान पीएम नेपाल में जो केपी ओली साहब हैं उन्होंने बोला है कि देखो, अगर राजा साहब को यहाँ पर शासन करना है तो आइए, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन लड़िए, चुनाव जीतिए और फिर से अपना जो शासन है उसको चलाइए। तो वो अपना राजनीतिक दल बनाए और चुनाव लड़े, ऐसा केपी ओली के द्वारा खुली जो चुनौती है वो चुनौती यहाँ पर दी गई है। नेपाल के बारे में बात करें तो दुनिया का आखिरी हिंदू राजतंत्र था, राजशाही थी, लेकिन ये राजशाही खत्म कैसे होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मैं बताता हूँ।
यहाँ के राजा महाशिवरात्रि के मौके पर अपनी सेना का निरीक्षण करते थे और साथ ही साथ इंद्र जात्रा उत्सव, इसके दौरान संरक्षक देवी कुमारी का जो आशीर्वाद है वो देवी का आशीर्वाद भी लिया करते थे। 2006 में जन आंदोलन के बाद नेपाल में जो राजशाही है इसका अंत हो गया था, यानी कि जो जनता भी वापस से राजा की मांग कर रही है, इसी जनता ने 2006 के वर्ष में इस राजशाही को समाप्त कर दिया था, इस राजशाही को उखाड़ फेंका था। ठीक ना, नेपाल 240 सालों तक एक हिंदू राष्ट्र बना रहा है, लेकिन 2008 में इसे लोकतांत्रिक मुल्क घोषित कर दिया गया था, यानी कि 2006 में शासन समाप्त हुआ, 2008 में यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की स्थापना यहाँ पर हो चुकी थी। नेपाल के लोग राजशाही या फिर राजतंत्र की बहाली क्यों चाहते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि फिर से वहां पर जो किंग है वापस से वो राजा का शासन वहां पे होना चाहिए। सो नाउ हम देखें कि अभी जो नेपाल की कंडीशन है वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बेकार है, वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि कभी कोई सरकार है वो पूरी स्थिरता के साथ संचालन करती नहीं। हालांकि आपको चाइना के एक एंगल भी देखने को मिलेगा कि चाइना के साथ नजदीकी जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इन सारे हालातों में 2008 में राजशाही का दौर खत्म हो गया था और साथ ही साथ उसके बाद से यहाँ पर 13 अलग अलग सरकारें आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं, एक तो संविधान बनाने की बात आई थी तो इतने लंबा समय लग गया था संविधान बनाने को। उसके बाद अगर अभी हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो 13 अलग अलग जो गवर्नमेंट है उनका फॉर्मेशन हो चुका है जस्ट 2008 के बाद से। नेपाल में बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अभी जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र पूरी तरह से वहां पर फेल है, वो सक्सेस नहीं रहा है। वहां पर करप्शन, आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता, ऐसी सारी चीजें बनी हुई हैं। इसलिए वापस से लोगों को अपने पुराने राजा की याद आई है, वो उनका सम्मान कर रहे हैं, वो उनकी मांग कर रहे हैं कि आप वापस से आइए और शासन को संभालिए। अब बात करते हैं कि नेपाल में हिंदू जो राज्य है, हिंदू राजतंत्र की स्थापना हुई कैसे थी। देखिए, नेपाल पहले बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह, ये जो राजा थे, इन्होंने एकजुट होकर जो नेपाल की सरकार है या फिर नेपाल का जो शासन है, नेपाल की स्थापना यहाँ पर उनके द्वारा करी गई थी। 1800 ईस्वी तक नेपाल पर जो रीजेंट और स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं उनका शासन रहा, लेकिन वो हमेशा से शाह वंश के नाम पर ही शासन का जो संचालन है, जो पृथ्वी नारायण शाह इनके द्वारा स्थापित कराया गया था, इन्हीं के दम पर वो पूरा शासन चलाते रहे थे इस पूरे टाइम पर। 1950 का टाइम आता है तो यहाँ पर राजा त्रिभुवन शाह खुद को राजनीतिक भूमिका में ले आए और इसके बाद से ही नेपाल में शाह वंश के जो राजा थे उनका शासन रहा। 2006 में जब आंदोलन हुए थे, इस समय तक शाह वंश पूरा शासन करता रहा था नेपाल के अंदर। अब देखिए, ये सारी चीजें खत्म कैसे होती हैं, तो आप जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पर, उस टाइम की ये रियल इमेजेस हैं। ये इमेजेस आप देख सकते हैं जो कि मीडिया में बहुत ज्यादा प्रसारित करी गई थी। 1990 में नेपाल में बड़े पैमाने पर कुछ प्रोटेस्ट होते हैं और वो जो प्रोटेस्ट हुए वो राजा वीरेंद्र शाह ने नेपाल को राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बनाने पर सहमति जताई और कहा कि देश की संसद को सत्ता साझा करने की इजाजत दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जब डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए थे उनके फलस्वरूप उन्हें स्वीकार करना पड़ा था कि ठीक है, डेमोक्रेटिक शासन है, ये चलेगा तो चलेगा। लेकिन इस समझौते के बावजूद नेपाल में असंतोष का जो स्वर है वो असंतोष बना रहा था स्टिल उसके बाद भी। दरअसल 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी बहुत सारे विद्रोह हुए थे और माओवादी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक पुष्प कमल दहल प्रचंड वो भी थे, जो कि बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने थे। प्रचंड साहब ने काफी जो शासन है वो शासन का संचालन किया था। ये राजा साहब वही हैं अभी वाले जिनका स्वागत हो रहा है, लेकिन ये पुराने टाइम पर जब ये शासन किया करते थे तब ऐसी कुछ इमेजेस हम देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कैसे किस तरह से जो राजतंत्र था वो कैसे फेल हुआ, कैसे सारी चीजें, इसमें जो पूरा महल था उस महल में नरसंहार की एक जो घटना है काफी ज्यादा चर्चित है, उस घटना के बारे में जानते हैं। जून 2001 को काठमांडू का जो नारायण हिती राजमहल है, दरअसल ये राजा का राजमहल है। अभी इसको जो है म्यूजियम के तौर पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये राजमहल है, इसका नाम है नारायण हिती राजमहल। यहाँ पर राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 8 अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। और ये नरसंहार पता है क्यों हुआ था? ये नरसंहार क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, ठीक है, ये क्राउन प्रिंस जो दीपेंद्र थे उन्होंने अपने इस पूरे परिवार की हत्या करी थी। उन्होंने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली थी। और रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि ये अपनी आगामी होने वाले विवाह, अपनी जो कुछ चॉइसेस वगैरह थी, कुछ विवाह संबंध थे, उनको लेके डिस्टर्ब थे। नशे में भाई साहब थे, नशे में आके उन्होंने पूरा ये सब जो नरसंहार कर दिया था। ज्ञानेंद्र शाह को इन सारी घटनाओं के बाद, जब ये सारी घटना हुई तो ज्ञानेंद्र शाह को 2002 में राजा घोषित किया गया और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल में सरकार और संसद को भंग कर दिया। यानी कि इन्होंने ऐसी कंडीशन बना दी कि जनता के सामने ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि जनता पूरी सैचुरेट कर गई। यानी कि इन्होंने एकदम इमरजेंसी लगा दी नेपाल में, और इमरजेंसी लगाने के बाद संसद को भंग कर दिया। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से, बहुत सारे आपके पत्रकार थे, उन सबको पकड़ के सबको जेल में डाल दिया। तो इस तरह से जो जहाँ की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो शासन से तंग आ गए, वो परेशान हो गए। इसके साथ ही आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाया उन्होंने।
तो उनका दरअसल एक जो निरंकुशता है, एक जो तानाशाही वाला रवैया है, ऐसा रवैया हमें देखने को मिला। इस रवैये के खिलाफ लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, और लोगों ने जब विद्रोह किया तो 2006 में ये सारे प्रोटेस्ट हुए जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी। ये जन आंदोलन के बाद राजा का जो शासन है इस मुल्क से पूरी तरह से खत्म हो गया था। फिर यहाँ पर धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें यहाँ पर करी गई थी। 2007 में संसद को फिर से बहाल कर दिया गया और 28 मई 2008 को नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर घोषित कर दिया गया, और राजा ने राजमहल को पूरी तरह से खाली कर दिया। और अब ये जो राजमहल था, अब तक ये जो उस राजमहल को, ये जो शाही राजमहल था, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये म्यूजियम की रियल इमेज है, ये म्यूजियम में पूरी तरह से इसको बदल दिया गया था। सो अगेन अब यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि जब जनता इतनी जबरदस्त तरीके से समर्थन कर रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में कुछ बड़े परिवर्तन नेपाल में आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। सो होपफुली सारा माजरा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना ओपिनियन आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।